हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बचे हुए टॉपिक जो हमने डबल स्लिट से डिफ्रैक्शन की बात की थी। उस डबल स्लिट डिफ्रैक्शन का ही ये रिमेनिंग पोर्शन है। हमने यहाँ पर ये पार्ट डिफरेंस निकाला था, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली थी। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है आपकी साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण आता है। कॉस स्क्वायर बेटा जो होता है ये इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण से आता है। पहले हमने डिपेंडेंसी देखी है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन है, साइन सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन है और मिनिमास के लिए हमें ये कंडीशन मिली थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑन कॉस स्क्वायर बीटा जो इंटरफेरेंस के कारण से आपको यहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, तो यहाँ पर अपने पास जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा जो मिलता है, हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे मिलता है यहाँ पर मैक्सिमा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमा मिलता है वो मैक्सिमा किन किन कंडीशंस में मिलता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमा की कंडीशन के लिए हम ये कहते हैं कि मैक्सिमा की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए आपका, ये मैक्सिमा कब होगा कॉस स्क्वायर, ये कंडीशन मतलब होनी चाहिए 1 के इक्वल, तभी यहाँ पर मैक्सिमा की कंडीशन मिलेगी। तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास में, जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा यहाँ पर मुझे मिलता है, तो इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए जब कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 तो बीटा इज इक्वल टू भी कितना बन जाएगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा आपका, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस बीटा इज इक्वल टू किस किस की वैल्यू 1 होती है, तो 0 होती है, साथ में जो है प्लस माइनस पाई लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू भी यही होगी, प्लस माइनस पाई ले रहा हूँ मैं यहाँ से, और फिर प्लस माइनस 2 पाई, ऐसी कंडीशन होती है। इसके लिए डैश 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 आगे चलता है, ठीक। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बन जाता है वापस से आपका। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है प्लस माइनस एन पाई लिख सकता हूँ। तो बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे इस कंडीशन के लिए, यहाँ पर मैं कॉस 0 की जगह 1 रख सकता हूँ सब, तो इसकी मतलब सभी ये आपके कॉस की सारी वैल्यूज़ है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे इतनी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से प्लस माइनस एन पाई। तो प्लस माइनस एन पाई मुझे यहाँ पर इसका मिल जाता है। मतलब इस कंडीशन के लिए एन की वैल्यू मैं रख सकता हूँ इसमें यहाँ पर 0 1 2 3 डैश डैश डैश। तो इन सब वैल्यूज़ के लिए मुझे क्या मिलती है, मैक्सिमा कंडीशन मिल जाती है। बीटा यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस आता है, वो पार्ट डिफरेंस हमने कहा था, तो ये बीटा हमारे पास में पार्ट डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन हमारी है बीटा वाली इक्वेशन, उसके मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से जब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो यहाँ से ये जो पार्ट डिफरेंस टोटल इतना होना चाहिए, बीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी है यहाँ से इतनी। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या है आपका, तो बीटा इज इक्वल टू है, तो फ्रॉम इक्वेशन, इसको सेकंड कहा था मैंने, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन नंबर सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको मैं पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू ई प्लस बी, और साथ में कितना है ये साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये वैल्यू मैंने बीटा की जगह रख दी प्लस माइनस एन पाई, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो मेरे पास बनेगा वो बन जाएगा कितना, ये रहेगा आपका प्लस माइनस एन पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दूँ तो प्लस माइनस एन लैम्बडा अपॉन में कितना रहेगा ई प्लस बी। ये साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिलती है। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाती है हमारे पास, जो भी हम नाम दे दें इसको, ये हमने कहा था सेकंड, इसको मैं क्या कहा था थर्ड, ये इक्वेशन नंबर 4, दिस बिकम्स टू इक्वेशन नंबर 5, दिस बिकम्स टू 6 एंड दैट्स बिकम्स टू 7 एंड दैट्स बिकम टू 8 एंड दिस बिकम्स टू इक्वेशन नंबर 9। ये आ जाती है मेरे पास में, ठीक है। मतलब साइन थीटा की इस वैल्यू के लिए मेरे पास में क्या मिलेगा, मुझे हमेशा मैक्सिमा की कंडीशन यहाँ पर मुझे मिलेगी। एन की वैल्यू 1 2 3 अपन यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ से मुझे फर्स्ट सेकंड और ऑर्डर के मिल जाएंगे, और एन बराबर 0 के लिए मुझे मिडिल ऑर्डर का यहाँ पर जो है मैक्सिमा मुझे मिलेगा। अब अपन बात करते हैं इंटरफेरेंस मिनिमा की। तो मिनिमास कहाँ कहाँ मिलते हैं मुझे, तो मैं मिनिमास की बात कर लेता हूँ। तो मिनिमास कहाँ मिलता है, तो मिनिमास की बात कर लेता हूँ। तो मिनिमास कहाँ कहाँ मिलता है, तो मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए आपका, मिनिमा के लिए ये होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए आपकी 0 हो जानी चाहिए। और कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कब 0 होती है, तो कॉस स्क्वायर बीटा की इस 0 वैल्यू के लिए ये कब होगा, जब हमारे पास में कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना बन जाए, कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए आपका यहाँ पर, ये हो जाना चाहिए कितना 2n+1 π/2, 2n+1 और साथ में π/2, ये वैल्यू आ जानी चाहिए इसकी। n की वैल्यू 1 रखूँगा तो 3 π/2,
ठीक है। n की वैल्यू 0 रखूँगा तो π/2, n बराबर 0 1 2 3 के लिए इसको मैं यहाँ पर फिर से कह सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर मिनिमास की कंडीशन मिल जाएगी, n बराबर 0 के लिए पहला मिनिमा मिलेगा, n बराबर 1 के लिए दूसरा मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल होगा, ये कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ये 0 की जगह सारी वैल्यू, तो कंपेरिजन करूँगा तो बीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा 2n + 1 और साथ में कितना है π/2, ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, फिर से मैं इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को ले लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैं लिख सकता हूँ यहाँ से बीटा की वैल्यू फिर से, तो π/λ इंटू कितना है साथ में e + b साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है 2n + 1 इंटू π/2। पाई से पाई आपका फिर कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू निकालो फिर से मैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा 2n + 1 इंटू लैम्बडा रहेगा, और अपॉन में बटे में कितना है e + b। ये कंडीशन मुझे यहाँ मिल जाएगी साइन थीटा की। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन नंबर इसको 10 बोल देता हूँ मैं। तो 10वीं इक्वेशन मेरे पास आ गई। तो हमने यहाँ पर इस जो कॉस के बीटा जो इंटरफेरेंस पैटर्न था, इंटरफेरेंस के लिए मुझे इन जगहों पर मुझे मैक्सिमा मिला और इन जगहों पर मुझे मिनिमाज मिलता है। दोनों के लिए हमने साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। ठीक है ना, अब यहाँ से हम ये कहें कि n बराबर 0 अगर इसमें पुट कर दूँ मैं, भाई n बराबर 0 के लिए ये कंडीशन क्या हो जाती है, तो n बराबर 0 इसमें पुट करके मैं साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में e + b, ये कंडीशन मुझे यहाँ मिल जाती है। भाई मैं केंद्रीय उच्चिष्ट के विस्तार को लिख सकता हूँ। केंद्रीय उच्चिष्ट जो आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका जो है इसका जो यहाँ पे फैलाव होता है यह व्यतिकरण निम्निष्ठ से जो आपका वहाँ तक सीमित होता है, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट जो मैं अगर बात करता हूँ फर्स्ट मिनिमा के लिए, अगर फर्स्ट मिनिमा की बात करता हूँ इसमें भाई मिनिमा मिल जाता है, तो फॉर फर्स्ट मिनिमा मैं n बराबर 0 कर दूंगा। तो n बराबर 0 के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, यहाँ से ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा n बराबर 0 रखूँगा तो कितना बनेगा ये 0 और लैम्बडा अपॉन में e + b, लैम्बडा अपॉन में e + b, मतलब कि आपका जो फैलाव रहेगा सेंट्रल मैक्सिमा का वो प्लस लैम्बडा अपॉन में e + b से माइनस लैम्बडा अपॉन में e + b तक रहेगा। तो टोटल जो इसका विड्थ निकाल लूँ, अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ यहाँ से कह सकता हूँ, तो क्या हो जाएगी, इस साइन थीटा का डबल हो जाएगी। भाई यही तो पैटर्न मिलता है मुझे इंटरफेरेंस में, ऐसा इस तरह से ये दो मिनिमास, पहला मिनिमा दूसरे मिनिमा, ये कंडीशन मिनिमा के लिए आई है। n बराबर 0 के लिए पहले मिनिमा के लिए मैंने यहाँ से कहा है, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इसकी विड्थ कहलाएगी। तो लीनियर विड्थ क्या होगी, हम लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ दोनों निकाल सकते हैं इसकी। साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेट थीटा कह दूँ क्योंकि साइन थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को थीटा के बराबर लेके यहाँ से इसको मैं सिर्फ इसको थीटा लिख दूँ, यहीं से कर देता हूँ। और थीटा से थीटा तक इसका रहेगा, तो एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन में e + b। ये इस पैटर्न में क्या होगी, आपकी सेंट्रल मैक्सिमा जो रहेगा ना, उस सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ रहेगी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की ये एंगुलर विड्थ रहेगी। और यहाँ से अब हम जो इसका कर्व खींचते हैं, तो कर्व खींचते हैं सबसे पहले देखो मैं यहाँ 3 कर्व खींचूंगा। सबसे पहला कर्व जो मुझे मिलता है ये मैं कर्व खींचता हूँ यहाँ से, ये हमारे पास में जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी को शो करता है। मैं पहले मिनिमास के लिए, तो मिनिमास हम बात करते हैं पहले इसकी, इस कंपोनेंट की, ये डिफ्रैक्शन कंपोनेंट है, और डिफ्रैक्शन हम जानते हैं किस तरह से कर्व मिलता है मुझे कर्व कुछ इस तरह से मिलता है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, और फिर ये इस तरह से मुझे यहाँ से इंटेंसिटी कम होते होते यहाँ से मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से मिलता है। इस और भी ऐसा ही होता है, यहाँ से भी इंटेंसिटी कम होते होते फिर ये इस तरह से ऐसे कंडीशन मुझे मिल जाती है, ऐसे कंटिन्यूस का डिफ्रैक्शन पैटर्न मुझे ऐसा मिलता है। ये थीटा बराबर 0 के लिए, थीटा बराबर 0 के लिए साइन अल्फा बराबर 0, तो थीटा बराबर भी 0 होगा। और ये कंडीशन क्या आती है आपकी, इन कंडीशंस के लिए मुझे क्या मिलता है, सेकेंडरी मैक्सिमाज मिलते हैं, और इन कंडीशंस के लिए मुझे मिलता है मिनिमाज। मतलब m बराबर 1 रखूँगा मैं तो पाई है ना, तो ये रहेगा आपका पाई पर, ये रहेगा आपका 2 पाई, ये रहेगा आपका 3 पाई, ये रहेगा -पाई, ये रहेगा -2 पाई, ये रहेगा -3 पाई। इन कंडीशन से मुझे क्या मिलता है, ये मिनिमाज है, ये मिनिमाज है, ये मिनिमाज है, ये फर्स्ट मिनिमा, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा हमें मिलते हैं यहाँ पर, है ना। और ये मुझे कर्व यहाँ पर मिलता है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए मिलता है।
फिर जो हमें ईच वेव का यहाँ से एक बार डिफ्रेक्शन होगा, लेकिन 2 स्लिट ली है तो दोनों स्लिट जो होगी, एक स्लिट से डिफ्रेक्शन होगा वो मुझे मिलेगा, दूसरी डिफ्रेक्शन होगा मिलेगा, और दोनों जो स्लिट है एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वर्क कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनका इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस पैटर्न में मुझे ये कंडीशंस मिलेगी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न इसका कैसे होगा, इसका इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ ऐसा होगा। ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे इस तरह से मुझे इसका कर्व मिलेगा। हम जानते हैं कि यहाँ से ये कंडीशन मुझे मिलती है इस जगह पर ऐसे ये, और इस तरह भी सिमिलर इंटेंसिटी के। भाई क्या डिफरेंस होता है आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में? डिफ्रैक्शन में कंटिन्यू जो आपका डार्क फ्रिंजेस होती है उन पर इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और जो ब्राइट फ्रिंजेस होती है उन पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। बट इसमें क्या होता है कि ये आपके मैक्सिमा को शो करती हैं सारी चीज़ें ये, और ये सारी चीज़ें मिनिमास को शो करती है। और इन कंडीशन में मुझे क्या मिलता है, हमेशा मिनिमास मिलते हैं, और ये डार्क फ्रिंजों पर इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंजों पर इंटेंसिटी एनी टाइम क्या रहती है, सेम रहती है, डिक्रीज नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये था आपका थीटा बराबर 0 के लिए, है ना। अब यहाँ से मैं मैक्सिमास की बात करूँ तो मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन थी, तो पाई, तो मतलब ये रहेगा आपका पहला, ये रहेगा मैक्सिमा, तो ये रहेगा पाई। ठीक है ना। ये रहेगा हमारे पास n बराबर m2 के लिए 2 पाई, फिर ये रहेगा हमारे पास n बराबर 3 के लिए, ये बनेगा 3 पाई, ये बनेगा हमारे पास कितना, माइनस का पाई, फिर ये रहेगा हमारे पास माइनस का 2 पाई। यही कंडीशंस होंगी। और अगर मैं मिनिमास की बात करूं तो मिनिमास के लिए क्या होगा, बीटा बराबर 2n+1, n बराबर 1 के लिए क्या बनेगा, 3π/2, है ना। तो यहाँ से 3π/2 रहेगा, तो ये कंडीशन रहेगी आपकी, ये तो रहेगी π/2 थीटा बराबर 0 के लिए, ये रहेगा आपका 3π/2, ये रहेगा आपका 5π/2, और इसी प्रकार से ये माइनस का π/2, ये रहेगा माइनस का 3π/2, और ये रहेगा माइनस का 5π/2। चलेगा ऐसे इधर की तरफ और वो उधर की तरफ हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ में सेकेंडरी मैक्सिमास की अगर बात करूँ तो ये वैल्यू क्या रहेगी, देखो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए यही कंडीशन होगी, m की वैल्यू 1 के लिए 3π/2, ये तो होगा 3π/2, है ना। ये लैम्बडा के टर्म्स में लिखा हुआ है, उसमें पाई की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ इसको मैं, मैक्सिमास को मैं इसको थीटा की टर्म में लिख दिया, है ना, पाई की टर्म में भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये पॉइंट क्या होगा, ये बनेगा आपका 3π/2, ये वाला पॉइंट जो बनेगा ये वाला, ये बनेगा 5π/2, ये पॉइंट जो बनेगा आपका ये बनेगा 7π/2। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि π/2, इस पाई पर मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, किसमें, इंटरफेरेंस में। बट मुझे इसी पाई के ऊपर क्या मिल रहा है, मिनिमा, किसमें, डिफ्रैक्शन में। इसका मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न में जिन पॉइंट्स पर मुझे यहाँ पर मिनिमा मिलते हैं, इंटरफेरेंस में उन्हीं पॉइंट्स पर मुझे मैक्सिमा मिलता है। इसका उल्टा भी सही है, इंटरफेरेंस में जिस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमा मिलता है उन्हीं पॉइंट्स पर डिफ्रैक्शन में मुझे मिनिमाज मिलता है, और इंटरफेरेंस जिस पॉइंट पर मुझे मिनिमा मिलता है उन्हीं पॉइंट्स पर डिफ्रैक्शन पैटर्न में मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। तो ये कंडीशन एक दूसरे की क्या होती है, जस्ट इन्वर्टेड होती है, अपोजिट कंडीशंस होती है। तो एक तो हमने कह दिया। अब क्या होगा भाई, ये तो था डिफ्रैक्शन इस वाले कारण से, ये था इसके कारण से, बट रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल। तो क्या होगा, इन दोनों पैटर्न का फिर से सुपर इम्पोज होगा, ये पैटर्न फिर से सुपर इम्पोज होंगे, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बनेगी यहाँ पर, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर दिखाई देगी। इस तरह से ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी आपकी, इस तरह से दोनों ओर फैला हुआ रहेगा। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे जो क्या रहेंगे, ये पहला मुझे सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा, फिर इस तरह से मुझे दूसरा मैक्सिमा मिल जाएगा, फिर इस तरह से मुझे तीसरा मैक्सिमा मिल जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर होगी, सेम यहाँ पर भी होगा, ये मैक्सिमा मिल गया, ये मुझे मैक्सिमा मिल गया सेकेंडरी, फिर ये इस तरह से, इसमें भी यही होगा, ये मैक्सिमा मिला, फिर ये मैक्सिमा मिला, फिर इस तरह से ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है इसकी बिल्कुल इस तरह से, ये वाली, इसमें भी सेम मुझे इसी तरह से कुछ पैटर्न मिलेगा ऐसे। मतलब दोनों पैटर्न क्या करेंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ठीक है ना। और सुपर इम्पोज करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ इस टाइप की मेरे पास में यहाँ पर मुझे मिलने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों का सुपर पोजिशन होगा, ये अलग पैटर्न बना था, पहले बना था, और बाद में इन्हीं पैटर्न का क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ है। तो ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। बट इस इक्वेशन से दोनों का सुपर पोजिशन होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दोनों पर डिपेंड कर रही है। जब दोनों का मल्टीपल होगा, दोनों सुपर इम्पोज होंगे, दोनों यहाँ पर जो है एक दूसरे साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, एक दूसरे साथ में ये मिलेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के सुपर इम्पोज होने से रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पर इसकी मिलने वाली है।
है ना, मतलब एक पैकेट मिलेगा, उस पैकेट में मैक्सिमम इंटेंसिटी के कुछ पॉइंट्स होंगे, फिर दूसरा पैकेट मिलेगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी के कुछ पॉइंट्स होंगे, फिर तीसरा पैकेट मिलेगा उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के कुछ पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर इसका पैटर्न स्क्रीन पर मिलने वाला है। तो ये टू स्लिट से डिफ्रैक्शन की हमने बात की है। टू स्लिट से डिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से ये यहाँ पर होता है। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ समझ लिया इसको। अब यहाँ पर देखो कुछ इंटरेस्टिंग इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है इसमें? एक तो आपका जो है इस ई का क्या इफेक्ट होता है इसका। अगर हम स्लिट की विड्थ की बात करें तो स्लिट की विड्थ का क्या इफेक्ट होता है यहाँ पर। तो स्लिट की विड्थ का इफेक्ट क्या है कि हम यहाँ पर देखें तो यदि अपन इस स्लिट की विड्थ बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस डायग्राम में जो है एनवालोप जो होता है कि ये जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, अगर मैं इस ई की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ से देखो ये निकाल रखा है मैंने यहाँ से, ये ई साइन थीटा बराबर ये है ना। अब ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा है ना, या फिर हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये है बीटा, मतलब ई को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ यहाँ से, तो ई को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, ई को इंक्रीज़ करने से आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा ना, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ज़्यादा शार्प हो जाएगा, इसका एनवालोप ज़्यादा शार्प हो जाएगा, ज़्यादा उड़ जाएगा इसका एनवालोप, मतलब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा वो आपका ज़्यादा शार्प हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि फ्रिंज जो विड्थ है इनका, फ्रिंज के बीच का जो विड्थ है वो सिर्फ इस बी पर डिपेंड करता है। फ्रिंजों के बीच का विड्थ, फ्रिंजों के बीच का विड्थ बी पर डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में इस फ्रिंज विड्थ में किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस नहीं होगा, किसमें आपका जो है इसके इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में। ठीक है ना। यहाँ से निकाली कंडीशन में देखो ई साइन थीटा बराबर ये 2m + 1 × लैम्डा अपॉन में 2, इस ई को ले आऊँगा मैं नीचे, तो यहाँ से जब ई में चेंजेस करूँगा तो ई को चेंजेस करने से क्या होगा, यहाँ पर जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा की हाइट काफ़ी बढ़ जाएगी, वो एकदम से शार्प हो जाएगा। बट आपका जो है यहाँ पर फ्रिंज विड्थ में, क्योंकि ये आपका बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है किसी भी हालत में, तो इस कंडीशन में फ्रिंज विड्थ में किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो फ्रिंज विड्थ में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मैं सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस के लिए यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कि फ्रिंज विड्थ में कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका ई का इफेक्ट आता है। ई का क्या इफेक्ट होगा, उस ई के इफेक्ट को हमने यहाँ पर देखा है कि फ्रिंज विड्थ में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन ई के चेंज होने से क्या हो जाएगा, आपका जो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाने वाला है। ठीक है। अब यहाँ हम कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो ये स्लिट है, इस स्लिट के बीच ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, इस ट्रांसपेरेंट पोर्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। हमने इतनी चीज़ें निकाल ली, इतनी कंडीशंस यहाँ की निकाल ली है ना। और अभी मैंने कहा है कि यहाँ पर बिल्कुल है आपका कि यहाँ पर अगर हम जो है ई को बढ़ाएं तो आपका जो सिर्फ देखिए ये स्लिट थी हमारे पास में, ऐसे यहाँ से 2 स्लिट ली थी मैंने ऐसे करके, ये इसका डिफरेंस था और यहाँ पर मुझे पैटर्न मिल रहा था, ये बी इसका नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट था और ई स्लिट थी। तो आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो सिर्फ स्लिट की विड्थ पर डिपेंड करता है। अगर हम स्लिट की विड्थ को बढ़ाते जाएं अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन क्या है डिफ्रैक्शन के लिए कि जो आपका स्लिट का साइज़ है वो वेवलेंथ के कंपेरिजन में होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। बट स्लिट की विड्थ बढ़ाने से क्या होता है, स्लिट की विड्थ बढ़ाते जाते हैं तो ये आपका ये मैक्सिमा है ये पूरी तरह से यहाँ पर हट जाता है और हमें सिंपल लाइट मिलने लगता है। ठीक है ना। अगर हम स्लिट की विड्थ की कम करते हैं, ई को कम करते जाने पर, ई को घटाते जाने पर, ई को डिक्रीज़ करते जाने पर क्या होता जाता है कि यहाँ पर जो आपका ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है शार्प हो जाता है और एनवलप की हाइट बढ़ जाती है। बट इसकी फ्रिंजेस में कोई किसी प्रकार से चेंजेस नहीं, फ्रिंज विड्थ वैसे की वैसी रहती है। बट जो आपका ये इंटरफेरेंस पैटर्न है ये डिपेंड करता है दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस पर। S1 S2 आपने ये लिए थे, तो दोनों सोर्स जब हम B को इंक्रीज़ करता हूँ मैं, तो B को इंक्रीज़ करने से होता क्या है कि हम B को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो आपका जो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में फ्रिंजेस जो होती है वो एक दूसरे के बहुत पास आती जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है और इस कंडीशन में हमें फ्रिंज जो है यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से ये डिपेंडेंसी होती है। अब मैं यहाँ से 2 कंडीशन है हमारे पास में, 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ले रहा हूँ। यहाँ से अपन बात कर रहे हैं मिनिमाज की। तो मिनिमाज के लिए मुझे कंडीशन मिली थी यहाँ पर, अगर हमने बात करी थी ये देखो ये मिनिमा की कंडीशन है आपकी, ये मिनिमा की कंडीशन है ई साइन थीटा इज इक्वल टू ± m लैम्डा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, ई साइन थीटा इज इक्वल टू ± m लैम्डा। ये इक्वेशन थी है ना, ये इक्वेशन नंबर 7 थी आपकी।
और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन जो मैंने यहाँ, ये मिनिमा की कंडीशन है, मैक्सिमा की कंडीशन मैंने यहाँ भी लिख रखी थी, और जो मैक्सिमा की कंडीशन थी हमारे पास में यहाँ पर वो थी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमड़ा अपॉन में ई प्लस बी, या ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमड़ा। ये इक्वेशन अभी मेरे पास मिली थी, समीकरण नंबर हमने इसको जो ये एन देखो 9 नाम दी, ये रही इक्वेशन आपकी, ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमड़ा, ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमड़ा। इस इक्वेशन में लिखा है ये इंटरफेरेंस का मैक्सिमा को शो करता है, ये इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है, ठीक है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा। और ये क्या है आपका, ये डिफ्रैक्शन मिनिमा है, डिफ्रैक्शन का मिनिमा है, डिफ्रैक्शन मिनिमा है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ एक दूसरे से, तो ये बनता है हमारे पास में ई अपॉन में ई प्लस बी दैट्स इज इक्वल टू प्लस माइनस कैंसिल, लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल, तो ये बनता है मेरे पास में एम अपॉन में एन। ये इक्वेशन मेरे पास बन जाती है, जो भी नाम देना है इसे 11 नाम दे देते हैं। तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ हम कुछ बात करेंगे, कुछ मिसिंग ऑर्डर्स की बात करेंगे। तो मिसिंग ऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी भी कहा है कि आपका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो डिपेंड करता है सिर्फ स्लिट की विड्थ के ऊपर, है ना। स्लिट की विड्थ कम या ज़्यादा करने से सिर्फ ये इसके मैक्सिमा मिनिमा, जो इसका सेंट्रल मैक्सिमा, इसका हाइट बढ़ता है घटता है, बट फ्रिंज विड्थ में कोई चेंजेस नहीं होता है। बट जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है दोनों सोर्सेस, S1 S2 हमने इसी को कहा था जो डायग्राम बनाया था उसमें, तो S1 S2 के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर इस डिस्टेंस को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये जो फ्रिंज विड्थ होती है ये डिक्रीज़ होती है, और ये एक दूसरे से इतना पास आ जाती है कि एक दूसरे साथ ओवरलैप कर जाती है, और उस कंडीशन में ये हमें दिखाई नहीं देती। तो अब हम यहाँ से m की वैल्यू और n की वैल्यू, m शो करता है आपका डिफ्रैक्शन की कंडीशन को, और n शो करता है आपके इंटरफेरेंस की कंडीशन को। अब मैं यहाँ पर कुछ केसेस लेता हूँ, जैसे फर्स्ट केस में लेता हूँ कि अगर मैं इस स्लिट की विड्थ को जिस प्रकार से एडजस्ट करूँ कि इसका ट्रांसपेरेंट, इस स्लिट की विड्थ इस नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम के बराबर हो जाए, या ऐसा भी कह सकता हूँ कि इस स्लिट का जो विड्थ है ये e, ये दोनों सोर्सेस की बीच के डिस्टेंस के इक्वल हो, मतलब ट्रांसपेरेंट जो आपका पोर्शन है इस स्लिट के अंदर वो नॉन ट्रांसपेरेंट पोर्शन के इक्वल हो जाए। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, यहाँ हम रख दें फ्रॉम इक्वेशन 11, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 11 क्या बन जाता है आपका, ई अपॉन में ई प्लस ई मतलब 2e, ये बन जाता है, और इज इक्वल टू एम अपॉन में ये एन हो जाता है, ई से ई कैंसिल हो जाता है। और यहाँ से मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ से जो हमें कंडीशन मिलती है वो कंडीशन मिल जाती है मुझे यहाँ से एन बराबर 2m मिल जाता है। तो n इज इक्वल टू कितना मिल जाता है मुझे, 2m मिल जाता है। मतलब अगर मैं n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 है, तो n बराबर में 1 2 3 इस कंडीशन में रखता हूँ, तो m बराबर 1 2 3 रखता हूँ, चलो मैं m बराबर हमारे पास 1 2 3 है, तो उस 1 2 3 को मैं रखता हूँ डैश डैश डैश, तो n बराबर कितना होगा आपका 2 4 6। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर m बराबर मतलब आपका डिफ्रैक्शन मिनिमा की 1 2 3 कंडीशन के लिए जो आपका इंटरफेरेंस मैक्सिमा होता है 2 4 6, वो क्या हो जाता है आपका मिस हो जाता है, यहाँ पर वो मिसिंग ऑर्डर में आ जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि m बराबर 1 2 3 मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न की 1 2 3 कंडीशंस के लिए आपके जो सेकंड नंबर का जो मैक्सिमा होता है, जो फोर्थ नंबर का मैक्सिमा होता है, और जो सिक्स्थ नंबर का मैक्सिमा होता है, वो मैक्सिमा क्या हो जाता है यहाँ से पूरी तरह से मिस हो जाता है, वो मिसिंग ऑर्डर में आ जाता है, वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से ये करूँ सेकंड नंबर कि यहाँ से जो ये आपका b है ना, e बराबर b या b बराबर e कैसे भी कह दो, अब मैं b की वैल्यू करता हूँ मैं 2e के इक्वल, मतलब जो इन दोनों के बीच की विड्थ है उसको मैं 2e के इक्वल कर देता हूँ। स्लिट के बीच की विड्थ है, अभी मैंने b बराबर कितना किया था, e किया था, इस स्लिट के बीच की विड्थ को मैंने इस दोनों स्लिटों के दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को मैंने स्लिट की विड्थ के इक्वल रखा था। तो मैंने ये पाया था कि आपके जो डिफ्रैक्शन पैटर्न के 1 2 3 मिनिमाज के लिए, ये मिनिमाज को शो करता है, तो 1 2 3 मिनिमाज के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न के 2 4 6 नंबर के जो मैक्सिमाज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर हट जाते हैं, वो मिस हो जाते हैं, और उसको अपन मिसिंग ऑर्डर में लेते हैं। अब अगर इसके सेकंड केस को ले लूँ, सेकंड केस में मैं कह दूँ कि b इज इक्वल टू 2e है, मैं दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस को इतना इंक्रीज करता हूँ कि वो सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस जो ये b है ना, इस किसके इक्वल हो जाए,
इस स्लिट के डबल के इक्वल हो जाए, स्लिट की विड्थ के डबल के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन से क्या बन जाएगा, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 ई अपॉन में कितना रहेगा, ई प्लस बी है तो ई प्लस ये 2e हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, m अपॉन में n है, तो ये 3 होगा, कैंसिल होगा के जो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी, मुझे कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 3m वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाने वाली है। इसका मतलब फिर से n बराबर 1 2 3 अगर मैं रखता हूँ इसमें, तो m बराबर जो आता है 3 6 9 इस नंबर की, मतलब कि अगर स्लिट की विड्थ को इनका इतना इंक्रीज किया जाए, दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस को इतना इंक्रीज किया जाए कि वो स्लिट की विड्थ का डबल हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो आपके मिनिमाज जो हैं, m की वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ से कि मिनिमाज की जो इन वैल्यूज़ के लिए ये आपका m है यहाँ से, ठीक है ना, तो मिनिमाज की 1 2 3 डिफ्रैक्शन मिनिमा की 1 2 3 कंडीशन के लिए इंटरफेरेंस का 3 6 9 नंबर का मैक्सिमा क्या हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ से वो मिसिंग ऑर्डर में आ जाता है, मतलब वो मिस हो जाता है, वो हमें सीरीज में दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को यहाँ पर कह सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ इस चीज़ को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो सिर्फ स्लिट की विड्थ पर डिपेंड करता है, बाकी आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। स्लिट की विड्थ को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो यहाँ से ये आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा इसका हाइट थोड़ा बढ़ जाता है और ये ज़्यादा शार्प हो जाता है, बट इसकी विड्थ में, फ्रिंज विड्थ में किसी प्रकार से चेंजेस नहीं आता है। बट मैं दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस को जब इंक्रीज करता हूँ तो दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, बट यहाँ पर जो ये फ्रिंज का विड्थ होता है ना, इंटरफेरेंस पैटर्न की फ्रिंजेस का विड्थ ये कम होता जाता है, और ये कम होने के साथ, डिक्रीज होने के साथ साथ ये फ्रिंजेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती है और वो हमें दिखाई नहीं देती। अब मैं यहाँ से इन दोनों कंडीशन को डिवाइड करके, ये था आपका डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन थी जो मैंने यहाँ से ली है, ये आपका था मैक्सिमा इंटरफेरेंस मैक्सिमा की कंडीशन ली थी मैंने यहाँ से इसको, तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा इसको मैंने लिया था, इंटरफेरेंस मैक्सिमा, तो उस कंडीशन के लिया था। दोनों को डिवाइड करता तो ये इक्वेशन मुझे मिलती है। अब मैं दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करता हूँ कि वो इस स्लिट की विड्थ के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा कि ये कंडीशन मुझे मिलेगी इसमें रखने पर, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न के 1 2 3 इन मिनिमाज के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न के 2 4 और 6 मैक्सिमास क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, वो मिसिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। अगर मैं दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करूं कि वो डिस्टेंस दोनों सोर्सेस के बीच की वो स्लिट की विड्थ के डबल हो जाए, तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है, इसी इक्वेशन में रखने पर n बराबर 3m आता है, मतलब कि यहाँ पर m की 1 2 3 मतलब डिफ्रैक्शन मिनिमा की 1 2 3 कंडीशंस के लिए, 1 2 3 नंबर के मिनिमास के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न में 3 6 और 9 नंबर के जो आपके ये मैक्सिमास होते हैं, ये मैक्सिमास यहाँ से मिस हो जाते हैं। तो इस तरह से इस कंडीशन को हम कह सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो अगर वेवलेंथ को हम यहाँ से इंक्रीज करें तो एनवालोप की विड्थ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वेवलेंथ बिल्कुल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रही है। अगर मैं वेवलेंथ इंक्रीज करता हूँ तो आपका एनवालोप का जो मैक्सिमा होता है वो भी यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ लेमड़ा के इंक्रीज करने से जो फ्रिंज की विड्थ होती है इंटरफेरेंस पैटर्न की वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेमड़ा इंक्रीज करने पर डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो आपका एनवालोप होता है वो एनवालोप की हाइट यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है ना। और वेवलेंथ को इंक्रीज करने पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये फ्रिंज विड्थ है, इन फ्रिंज की विड्थ भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने डबल स्लिट की यहाँ पर बात की थी। इसको आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से स्टडी करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एन स्लिट्स के लिए, जिसमें हम इन चीज़ों को बिल्कुल वहाँ पर काम में लेने वाले हैं।